हेलो दोस्तों, मैं धीरेन्द्र कुमार स्वागत करता हूं आपका केडी पाठशाला 2.4 पर। तो आज हम जानेंगे कक्षा 10 का जो चैप्टर है सांख्यिकी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे आते हैं आंकड़े। हम इन्हीं आंकड़ों के ही बारे में सांख्यिकी में पढ़ते हैं। तो जो आंकड़े हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 यथा प्राप्त आंकड़े। नंबर 2 अवर्गीकृत आंकड़े। नंबर 3 वर्गीकृत आंकड़े। ये 3 प्रकार के हमारे आंकड़े होते हैं और इन तीनों को हम एक एग्जाम्पल के ही द्वारा समझेंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया है और इस एग्जाम्पल से हम तीनों प्रकार के आंकड़ों के बारे में समझेंगे। तो जो हमारे इस प्रकार से बिखरे हुए आंकड़े होते हैं, हम इनको ही क्या बोलते हैं? यथाप्राप्त आंकड़े बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? यथा प्राप्त आंकड़े। जो हमारी ये बिखरे हुए आंकड़े होते हैं, हम इनको यथा प्राप्त आंकड़े बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा अवर्गीकृत आंकड़े। तो अवर्गीकृत आंकड़े कौन से होंगे? ये आंकड़े हमने ऐसे लिए, मान लिया है कि किसी कक्षा में कोई 15 विद्यार्थी हैं और उनके मैथ में यानी कि गणित में इतने इतने नंबर उन्होंने प्राप्त किए हैं। तो ये जो हमारे बिखरे हुए आंकड़े हैं, ये हमारे कौन से कहलाएंगे? यथा प्राप्त आंकड़े। फिर हम इनको अवर्गीकृत आंकड़ों में चेंज करेंगे। तो एक तरफ लिखेंगे हम यहाँ पर प्राप्तांक और इधर लिखेंगे बारंबारता। तो जो प्राप्तांक है वो हमारे कहां से कहां तक चल रहा है? 1 से लेकर 9 तक चल रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यानी कि एक अंक जो है सिर्फ एक ही बच्चे ने प्राप्त किया है। 2 अंक एक ही बच्चे ने प्राप्त किया है। 3 अंक भी सिर्फ एक ही बच्चे ने प्राप्त किया है। अब 4 अंक 2 बच्चों ने प्राप्त किए हैं। 5 2 बच्चों ने ही प्राप्त किए हैं। फिर उसके बाद आता है 6 सिर्फ एक ही बच्चे ने प्राप्त किया है। 7 यहाँ पर 2 बच्चों ने प्राप्त किए हैं, 7 अंक। 8 अंक कितने बच्चों ने किए हैं? 1 2 3 बच्चों ने। 9 अंक कितने बच्चों ने प्राप्त किए हैं? 2 बच्चों ने। अब ये हमारे अवर्गीकृत आंकड़े हो गए। अब इन आंकड़ों को हमने अवर्गीकृत आंकड़ों में बदल दिया। अब ये जो फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता आई है, इन सभी का योग करके देख लो, 15 है। तो हमें पता चल जाएगा कि ये 15 बच्चों के ही प्राप्तांक हैं। 1 2 3 3 2 5 2 7 8 2 10 3 13 और 2 15। इस प्रकार ये हमारे अवर्गीकृत आंकड़े बन गए। फिर इससे अगले आते हैं हम वर्गीकृत आंकड़ों पर। इसमें हमारे अंक कहां से कहां तक चल रहे हैं? 1 से 9 तक। तो हम इसमें कुछ वर्ग अंतराल ले लेते हैं। तो सबसे पहले अपने मर्जी से जो चाहे वो हम ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अंतराल ले रहा हूं 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। तो हमारे 10
अंक तक ही इसमें जो पूर्णांक है वो हमारा 10 है, इसलिए मैंने यहाँ पर वर्ग अंतराल को कहाँ से कहाँ तक लिया, 0 से 10 तक लिया है। फिर हम इसकी बारंबारता बनाएंगे। तो बारंबारता बनाने के लिए हम इसमें देखेंगे, तो इसमें क्या होता है, 0 से 2, यानी कि 0 से लेकर हम 2 के बीच में जो हम यहाँ पर प्राप्तांक है हम उनको ही लेंगे, इस 2 को शामिल नहीं करेंगे। तो 0 से 2 के बीच में कौन कौन से अंक आएंगे, या तो किसी का 0 होगा या फिर 1 होगा। तो हम इसमें देखेंगे कि 0 और 1 अंक कितनी बार आए हैं, तो सिर्फ 1 ही बार आया है, तो हम उसको 1 बार लिख देंगे। 2 से 4, अगला वर्ग अंतराल हमारा क्या है, 2 से 4। तो यहाँ पर इसमें हम देखेंगे तो 2 से 4 यानी कि 4 को शामिल नहीं करना है, सिर्फ 2 और 3 को ही लेना है। तो 2 अंक देखो, एक बार ये है और एक बार 3 आया है, तो कुल मिलाकर हमारी यहाँ पर बारंबारता 2 हो गई। फिर अगला आता है हमारा 4 और 6। तो 4 और 6 में देखेंगे हम, तो 4 और 6 यानी कि यहाँ पर हम 6 को हमें शामिल नहीं करना है। तो 4 और 5, तो 4 अंक हमारे 2 बार आए हैं और 5 भी हमारे 2 बार आए हैं। तो यहाँ पर जो हमारी बारंबारता हो जाएगी 1 2 3 4, यानी कि 4। फिर अगला आता है हमारा 6 से 8। तो 6 अंक यहाँ पर हमारा, तो 6 से 8 में यानी कि 6 को देखना है और 7 को देखना है। तो 6 हमारे यहाँ पर एक बार ये है, फिर 7 एक बार ये है और एक बार ये है, तो 3 बारंबारता यहाँ आ जाएगी। फिर 8 से 10, इसमें हमें देखना है, तो 8 को लेना है, 9 को लेना है, 10 को शामिल नहीं करना है। तो 8 1 2 3 और 2 बार 9 है, तो कुल मिलाकर हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हो गई 5। तो इन सभी का टोटल करके देख लो, 3 4 3 7 7 3 10 और 5 15। इस प्रकार हमने तीनों आंकड़ों के बारे में पढ़ लिया। इन आंकड़ों को जानना बहुत जरूरी है। इन्हीं आंकड़ों से ही हम जो सांख्यिकी के अगले हमारी जो सांख्यिकी के जो हमारे अगले फार्मूले हैं, हम उसमें ही इन आंकड़ों का बहुत ही बड़ा रोल है। अगली आती है हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। तो इस सांख्यिकी में हम जिन चीजों के बारे में पढ़ेंगे वही हमारी है यहाँ पर ये केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें जो है वो 3 होती हैं। नंबर 1 समांतर माध्य, नंबर 2 बहुलक, नंबर 3 माध्यिका। सांख्यिकी में हम क्या करते हैं, इन तीनों चीजों के ही बारे में पढ़ते हैं। तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें कहलाती है। तो विकल्प में ये भी पूछ सकता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं, तो विकल्प ये दिए होंगे और एक चौथा विकल्प दिया होगा इनमें से सभी। तो आप उनमें से क्या लगाओगे, इनमें से सभी, क्योंकि तीनों के तीनों हमारी क्या है, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं। तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे समांतर माध्य। तो इसमें सबसे पहला जो सूत्र लगता है वो लगता है हमारा सभी पदों का योग बटे में पदों की संख्या। इस फार्मूले के द्वारा हम यथा प्राप्त आंकड़ों को सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारे यथा प्राप्त आंकड़े होते हैं हम उनका समांतर माध्य
इसी फार्मूले के द्वारा निकालते हैं। ये जो सूत्र है वो हमारा सिर्फ यथाप्राप्त आंकड़ों में ही लगता है। फिर इससे अगला आता है हमारा, इन समांतर माध्य निकालने की 3 और अन्य विधियां हैं जिनके द्वारा हम सिर्फ वर्गीकृत आंकड़ों का ही समांतर माध्य निकालते हैं। तो सबसे पहली विधि आती है उसमें हमारी प्रत्यक्ष विधि। ये होता है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स और अपॉन में सिग्मा एफ। ये इस विधि के द्वारा हम अवर्गीकृत आंकड़े व वर्गीकृत आंकड़े दोनों का हम समांतर माध्य निकाल सकते हैं। फिर इससे अगली नेक्स्ट विधि जो हमारी है वो है कल्पित माध्य विधि। क्या है दोस्तों? कल्पित माध्य विधि। विधि के द्वारा जो हमारा फार्मूला लगाया जाता है वो होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। यहाँ पर जो ये d है, d ये होता है x माइनस ए। तो जो d होता है वो हमारा क्या होता है? x माइनस ए। और ये जो a होता है हम इसको बोलते हैं कल्पित माध्य। इसको बोलते हैं हम कल्पित माध्य। अगली विधि आती है हमारी पग विचलन विधि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। इसके द्वारा कितना भी कठिन डाटा दिया हो हम उसका बहुत ही सरल तरीके से समांतर माध्य निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये विधि ये होती है x बार, यानी कि समांतर माध्य जो होता है वो होता है हमारा a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ और इनटू में h। अब यहाँ पर जो u होता है वो होता है x माइनस ए और अपॉन में h। और जो हमारा ये a होता है, ये अभी मैंने बताया था कल्पित माध्य विधि में कि जो a होता है वो हमारा क्या होता है? कल्पित माध्य होता है। और ये जो h है, ये h होगा वर्ग की माप। जो हमारा वर्ग अंतराल होता है उनमें उच्च सीमा और निम्न सीमा का जो अंतर होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? h कहलाएगा। इसके बाद हम जो हमारी किताब के NCERT किताब के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे समांतर माध्य के। थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।